में न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। निज़ाम में बहुत सारी खामियां आ गई हैं, जिससे जनता में असंतोष और भ्रम पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे पा रही, तारीख पे तारीख पड़ रही है। वो लोग कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। दैट 10 गिल्टी पर्सन्स एस्केप Than that one innocent suffer। क्योंकि राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। हर कमिश्नरेट में एक कोर्ट न्यायालय चाहते हैं जो उच्च स्तर का हो। हाई कोर्ट हम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को ही अपने लिए क्यों चुन करके रखा है? पार्टी चलाया नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुलायम सिंह यादव के मिशन को अगर साकार करने के लिए ज़मीन पर कोई पार्टी काम कर रही है तो अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को मैं हूं आपके साथ काशिफ जैदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अरशद खान साहब। ये समाजवादी पार्टी के 2022 के जौनपुर से विधायक प्रत्याशी रहे। कुछ मामूली वोटों से इनकी हार हो गई थी। देश में जाने जाते हैं अपनी समाज सेवा को लेकर के। इनके लाखों देश में फॉलोअर्स हैं और तमाम ऐसे लोग हैं और तमाम ऐसे काम हैं जो इन्होंने अपने पहले कार्यकालों में किया। ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं उसी सीट से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। 31 जुलाई को सर का एक आंदोलन भी है जंतर मंतर पर दिल्ली में। उस कड़ी को लेकर के हम सर से संवाद करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और तमाम ऐसे जो सवाल हैं जो एक राजनेता से पूछे जाने चाहिए, वैसे ही तमाम कड़े और मजबूत सवाल इनसे हम पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी शुक्रिया। हमें ये जानकारी मिली कि 31 जुलाई को सर आपका एक धरना प्रदर्शन है। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है वो चीज़ और किन मुद्दों पर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। असल में हम इस देश में न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी उठाएंगे 31 जुलाई को और उसका मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। और दूसरे, हमारे अदालती निज़ाम में बहुत सारी खामियां आ गई हैं, जिससे जनता में असंतोष और भ्रम पैदा हो रहा है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट से मायूसी होने लगे तो हमने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास कराने के लिए हमें सड़क से आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक, वकील वहाँ लड़ रहे हैं लड़ाई न्याय की, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। सर, ये जो विचार है ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? क्योंकि हमने देखा कि भीमा कोरेगांव के बहुत सारे आंदोलन से जुड़े हुए दलित, बैकवर्ड के लोग जो है चिंतक हैं, वो 2018 से 19 से 20 से 21 से 7 8 9 साल से जेलों में सड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्हें ज़मानत नहीं दे रहा है। कितना बड़ा अन्याय है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ज़मानत नहीं दे पा रही, तारीख पे तारीख पड़ रही है। वो लोग डिप्रेशन में हैं, शुगर बढ़ रहा है, टेंशन में जी रहे हैं, कब ज़मानत होगी कुछ पता नहीं। उसी तरह से शर्जील इमाम हैं, उमर खालिद है और ताहिर हुसैन हैं, कई लोग हैं जो 5-6 साल से सीए आंदोलन के नाम पर, दिल्ली दंगों के नाम पर जेलों में बंद हैं, विचाराधीन कैदी हैं और उनको ज़मानत नहीं मिल पा रही सुप्रीम कोर्ट से। तो हमने महसूस किया, बड़ा इंतज़ार किया कि ज़मानत हो जाए, लेकिन हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय न हो तो सड़क से आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी मंशा है कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है। बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो जब ये नियम है कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है, तो हम अपवाद में देख रहे हैं कि अभी तो हमारे नॉलेज में इतने हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और भारत के राष्ट्रपति महोदया से 31 जुलाई को मांग करेंगे मेमोरेंडम कि पूरे देश में जो विचाराधीन कैदी हैं, जो 1 साल से जेलों में हैं, उन सभी को बाइज्जत जमानत दे दिया जाए। सर, क्या आप निजी तौर पर राष्ट्रपति महोदया से समय मांगेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे? समय हमने मांगा है, अगर मिलेगा तो निजी तौर पर देंगे, नहीं तो उनके ऑफिस में तो वो करेंगे ही, रिसीव कराएंगे। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी समय मांगा है और हमने राष्ट्रपति महोदया से भी समय मांगा है कि हमें मिलने का परमिशन दिया जाए, ताकि हम 5 लोग जाके कम से कम मिल के अपना मेमोरेंडम सौंपे। बाकी अगर वो मिलने के टाइम देंगे तो मिल के करेंगे, नहीं तो उनके ऑफिस में। और नियम है कि वो धरना जो होता है, फिर लोग, गाड़ी सरकारी आती है, लोग ले जाके रिसीव कराते हैं, लेकिन बात पहुंचाएंगे। उसी तरह से हमारे देश में
की मंशा है कि 10 अपराधी छूट जाएं, मुकदमे से बरी हो जाएं, मगर एक बेकसूर को दंड नहीं मिलना चाहिए। इट इज बेटर दैट 10 गिल्टी पर्सन्स escape than that one innocent suffer। यस सर। मतलब ये है कि एक बेकसूर दंडित न होने पाए, 10 अपराधी भले छूट जाएं। तो फैसला सुनाते वक्त हमारे जिले हाई कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट के जज की ये नियत होनी चाहिए कि कोई बेकसूर दंडित न होने पाए। उसी तरह जमानत देते वक्त हमारे जिले की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये नियत होनी चाहिए कि जेल वो अपवाद है, जमानत नियम है, उनका हक है, अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम, डेमोक्रेसी है भारत में, जब पार्लियामेंट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी हमें लगेगा कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए हमने दिल्ली में धरना 31 जुलाई को अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले आयोजित किया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हमने स्लोगन दिया है कि बाबा साहब के संविधान सम्मान में, अंबेडकर विचार मंच मैदान में। भारत के संविधान के सम्मान में, अंबेडकर विचार मंच मैदान में। हमने तमाम पार्टी के एमपीज को, लीडर्स को भी लेटर भेजना शुरू किया, इनविटेशन, ताकि वो लोग भी आएँ। और सभी पार्टियों को हम चाहते हैं, सारी पार्टियां जो देश में हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो रिटायर्ड जज हैं और जो समाज सेवी हैं, वो सब लोग 31 जुलाई के धरने में पूरे देश से लोग आएँ, अपनी बात रखें और इस आंदोलन में शरीक हों। और अगर हमें उम्मीद है कि इस धरने के बाद न्याय मिलेगा लोगों को, और अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, आपके जो गठबंधन के साथी हैं उन सबको आपने न्योता दे रखा है? हम सभी पार्टियों के नेताओं को, एमपीज को, जितने एमपी राज्यसभा लोकसभा में हैं, पक्ष विपक्ष सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर विचार मंच सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये न्याय की लड़ाई पूरे देश के लिए है, इसलिए हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। सब लोग आए, सबका स्वागत है। दूसरे, हम 30 सालों से भारत की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सभी राज्यों की राजधानी में कायम किया जाए, और ये सिर्फ हम लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है। तो इसके फायदे आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि देखिए, सुप्रीम के होने से क्या होगा। हम दर्शकों से और तमाम 140 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने लायक हैं। शायद 99.9% लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं हैं। एक तो महंगा है, दूसरे दूर है, और बहुत सारे राज्य हैं हमारे जहाँ के लोग बिना दिल्ली देखे मर जाते हैं। तो 99.9% जनता सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने लायक नहीं, जाने लायक नहीं है। इतना महंगा भी है, दूर भी है। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है, इसे देश के सभी राज्यों की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, और आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 5-5, 10-10, 20-20 सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो, ताकि गरीब आदमी भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बारे में सोच सके, न्याय हासिल कर सके। हाई कोर्ट हम लड़ रहे हैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर पूरे देश में। अब हमारा यूपी बहुत बड़ा है, अभी उत्तराखंड अलग होने के बाद ही बहुत बड़ा है। अब सहारनपुर वालों ने, गाजियाबाद वालों ने, हापुड़ वालों ने, मुजफ्फरनगर वालों ने कौन सा जुर्म किया कि उन्हें इलाहाबाद आना पड़ता है? इलाहाबाद बहुत दूर है। और दूसरा इंजस्टिस क्या होता है, हाई कोर्ट के एक जज के पास 100-100, 150-150, 200 मुकदमे डेली लगते हैं। कोई भी जज 100, 150, 200 मुकदमा एक दिन में नहीं सुन सकता, और जब एक दिन में सुन नहीं सकता तो एक दिन में तारीखें क्यों लगती हैं, और दूर से लोग आते हैं, फिर तारीख लेके घर चले जाते हैं। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट की बेंच कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हो, सहारनपुर में हो, मेरठ में हो, अलीगढ़ में हो, आगरा में हो, गोरखपुर में हो, आजमगढ़ में हो, बनारस में हो, लखनऊ में तो है ही है, झांसी में हो, इस तरह से कानपुर में हो, कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हो। देश को 3 लोग चलाते हैं, IAS, IPS और जुडिशरी जज। तो हर कमिश्नरी में कमिश्नर बैठा हुआ है, IG, DIG बैठा हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट गायब है। आप हर कमिश्नरेट में एक न्यायालय चाहते हैं जो उच्च स्तर का हो। हाई कोर्ट हम चाहते हैं देश के सभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे कायम हो, ताकि न्याय सुलभ हो, गरीब आदमी भी, कमजोर आदमी भी जा सके।
न्याय का विकेंद्रीकरण हो। लेकिन सर इसी एक बात तरह- बताइए, न्यायालय पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और भी मौजूद हैं और भी लोअर कोर्ट्स मौजूद हैं, पंचायत कोर्ट्स मौजूद है, वहां पर भी तो न्यायालय मिल सकता है या नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि जो बेस है, जैसे तहसील में जी, एसडीएम तहसील- होता है, जी सर। सीओ होता है, जी। तो मुंसफ अदालत भी तहसील पे होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जज नहीं है हर जगह। तो मुंसफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हों, हाई कोर्ट कमीशन हेडक्वार्टर पे हो, मुंसफ अदालतें स्टेट हेडक्वार्टर पे हों और कई कई हों आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से। इसी तरह हमारे यहाँ मुकदमों की कोई समय सीमा नहीं है, चाहे बड़ा मुकदमा हो छोटा, 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल कब फैसला होगा कुछ पता नहीं। इसलिए हम देश के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि समय सीमा निर्धारित करें कि क्राइम और मालियत के हिसाब से सभी मुकदमे 4 हिस्से में बांटे जाएं। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो। 1 साल से ज्यादा किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। न्याय मांगने वाले को पता हो कि उसे न्याय कब मिलेगा, तब जाके इस देश में अमन और शांति आएगी और 90% चोरी डकैती, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, करप्शन खत्म हो जाएंगे। 5वां हम लड़ रहे हैं कि मोबाइल कोर्ट बनाई जाए। जज मौका देखें, सबूत देखें, गवाहों के बयान ले, फैसले सुनाएं। इसी में हम एक चीज़ और लड़ रहे थे, वो बात हमारी चंचूड़ साहब ने मान लिया। हम लड़ रहे थे कि न्याय की देवी की जो मूर्ति लगी रहती है अदालतों में, जिसपे आंख में पट्टी बंधी हुई है, ये कानून अंधा है, तो हमने कहा था कि हम लड़ रहे थे कि वो पट्टी हटाई जाए, न्याय देख कर हो। ये इसी कड़ी में था कि जज मौके पे जाएं, सबूत देखें, गवाहों के बयान ले, फैसले सुनाएं। तो वो एक बात तो उन्होंने मान लिया कि पट्टी हटाने का आदेश कर दिया, मगर अभी ये आदेश बाकी है। 6वां हम लड़ रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम पे बहुत डिबेट होती है, इसको लेकर के तमाम जजों की भी अपनी अलग अलग राय है, नेताओं की भी अपनी अपनी अलग राय है। इतना आसान है क्या कॉलेजियम सिस्टम को रिमूव करना और हटा देना? अगर पार्लियामेंट चाहे तो हटा देगी, कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट को है। लेकिन क्या होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 90% जजों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के वकील और रिश्तेदार होते हैं, इसलिए वहां पर भाई भतीजावाद चल रहा है। नेपोटिज्म। चंद्रचूड़ के बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी हो गए, और अपने बेटे के लिए भी रास्ता बना गए, वो भी हो जाएगा अगर यही सिस्टम रहा। इस तरह से बहुत सारे लोग, भाई भतीजावाद चल रहा है, और नेताओं के वकील जज हो जाते हैं। अमित शाह के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए न्याय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी प्रभावित होता है, इशारों पर होता है। इसलिए हम चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और IAS IPS की तरह कंपटीशन से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए, और वहाँ भी दलित और आदिवासी के 2% भी जज नहीं हैं। दलित और आदिवासियों का उनकी आबादी के हिसाब से 30% आरक्षण दिया जाए। बैकवर्ड की आबादी 52% है, बैकवर्ड को भी 52% आरक्षण दिया जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और दलित के और आदिवासी बैकवर्ड के बाद जो माइनॉरिटी हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कम से कम 10% इनकी भी हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सुनिश्चित की जाए, ताकि सबको लगे कि ये अदालतें हमारी भी हैं। वहाँ तो ज़्यादातर 2-3 बिरादरियों का कब्जा है और वही गोलबंदी चली आ रही है। ये गोलबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा। इसलिए वहाँ आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और IAS IPS के कंपटीशन से वहाँ के जज भर्ती हों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। ये हम 30 साल से लड़ रहे हैं। सर ये बताइए, तो क्या समाजवादी पार्टी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ है संपूर्ण रूप से? देखिए, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले लड़ रहा हूँ और अंबेडकर विचार मंच के जरिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और देश की लगभग पार्टियां कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं। अब बात है कोई लड़ रहा है कोई नहीं लड़ रहा है, तो उस पर मैं फिलहाल मेरा जवाब यही है कि हम खुद लड़ रहे हैं अंबेडकर विचार मंच के ज़रिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के ज़रिए कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो और न्याय कायम होगा, तब जाके न्याय सही में काम होगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और राजनीतिक सवालों को। सर ये बताइए, आपने समाजवादी पार्टी को ही अपने लिए क्यों चुन करके रखा है? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू किया था। बहुजन समाज पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे चल रही थी और दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़ की बात कर रही थी 85% की। लेकिन विधायक हुए हमने देखा कि मायावती जी और हमारा जो नेतृत्व वो अपने आंदोलन से हट गया, तो इसलिए हम लोग 6 महीने में ही बागी हो गए।
जी सर। फिर 20 साल अपनी पार्टी चलाए, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, और हर कौम को हम लोगों ने जोड़ा कि ठीक है बाबा साहब का मिशन हम पूरा करेंगे, लेकिन हमारी जो मुस्लिम कौम है उसकी आदत है बीजेपी को हराने के लिए वोट देने की। इसलिए एक एमपी जीते बालेश्वर यादव हमारी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से, एक विधायक जीते दीनानाथ कुशवाहा, 12 नगरों में चेयरमैन जीते और बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था पूरे मुल्क में। लेकिन मुसलमानों की निगेटिव वोट के नाते हम लोगों ने फिर पार्टी ख़त्म किया। 20 साल बाद मुलायम सिंह जी ने इनवाइट किया, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी मर्जर किया और उन्होंने हमें राष्ट्रीय महासचिव बना के सम्मान दिया। और हमें लगता है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मायावती ने उसे अपने रास्तों से हटा दिया, और उस मिशन पे बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुलायम सिंह यादव के मिशन को अगर साकार करने के लिए ज़मीन पर कोई पार्टी काम कर रही है तो अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को अपने लिए उपयुक्त समझा। और मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं, बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े फैसले किए दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए। इसलिए हम उसे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को अपने सबसे करीब और सबसे अच्छी पार्टी मानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से हट गई या भटक गई? नहीं, बहुजन समाज पार्टी मिशन से भी हट गई, भटक भी गई, अटक भी गई, ख़त्म भी हो गई। आरोप है ये आपका? आरोप नहीं, सच्चाई है। एक भी एमपी नहीं, एक भी एमएलए नहीं, तो और क्या चाहिए। 10% वोट शेयर तो है उसका। फिर और इस इलेक्शन में और घट जाएगा। अभी पार्लियामेंट में घट गया जी, और समाजवादी की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ, चूँकि बसपा का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी को अपने करीब पाता है। बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, आज इनकी बात समाजवादी पार्टी मजबूती से कर रही है। और समाजवादी पार्टी के पोस्टर पे हर जगह आप देखेंगे तो एक तरफ लोहिया जी हैं, एक तरफ अम्बेडकर है, बीच में मुलायम सिंह यादव है। तो अम्बेडकर साहब और डॉक्टर लोहिया को बेस बना के समाजवादी पार्टी चल रही है। इसे दलित समाज का जो झुकाव है वो भी जो है समाजवादी पार्टी तरफ है। लोकसभा चुनाव में काफ़ी वोट भी दिया है दलित समाज ने। तो सर ये बताइए, एक्सप्रेसवे, लैपटॉप्स और 1112 इमरजेंसी जो गाड़ी चलाई अखिलेश यादव, इसके अलावा समाजवादी पार्टी क्या करेगी युवाओं के लिए? इसको गिनाने के अलावा और क्या काम है जो समाजवादी पार्टी करेगी भविष्य में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहली मरतबा देश में महिलाओं को 500 रुपया महीना पेंशन जारी किया था। वो योगी बाबा आए, इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो हम सत्ता में आएंगे तो जो गरीब महिलाएं हैं उनको 3000 रुपये महीना पेंशन देंगे। इसी तरह नौजवानों के लिए नौकरी की भर्ती करेंगे। इस सरकार में तो नौकरी की भर्ती निकलती है और 75% में पेपर आउट हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पेंशन देंगे और फ्री बिजली के, सर ये बताइए इससे प्रदेश के बजट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? जब आप ये वादे करते हैं, जैसे केजरीवाल ने वादे किए और देशों प्रदेशों में वादे हो रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी जाएगी और पेंशन दी जाएगी, सर बजट पे नहीं प्रभाव पड़ेगा? बजट जो है जनता के लिए होता है ना, जनता की भलाई के लिए। तो जनता की भलाई अगर है सड़क बनवाने में, बिजली पैदा भी करने में, और बिजली सही रेट में या फ्री में दी जाए 200-300 यूनिट, तो कोई बुरी बात नहीं अगर सरकार देना चाहती है। हम लोग जब विधायक थे तो 7000 रुपया महीना मिलता था, आज 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। अब सरकार के पास पैसा है तभी तो। नौकरी वालों की तनख्वाह बढ़ गई है। हमारी पहली पेंशन 250 रुपया थी, आज 27,000 रुपया है। पहली पेंशन 250 रुपया थी और आज 27,000 रुपया है। तो आज सरकार के पास पैसा है तभी तो पेंशन बढ़ रही सबकी और तनख्वाह भी बढ़ रही है। तो उसी तरह सरकार के पास पैसा है तो तालीम फ्री करे। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरी शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और ख़ास तौर से किसान और मजदूर के बच्चों को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा निःशुल्क दी जाए। MA, BA, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बने, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें उसकी फीस दें, खर्चा उठाएं, ताकि सबके बच्चे पढ़ के, अगर ये कानून बन जाता है तो 15-16 साल में एक पढ़ा लिखा भारत हमारे सामने होगा। तब हम भारत को विश्व गुरु समाज बना सकेंगे और शिक्षित भारत, विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। सर आखिरी के कुछ सवाल और आपसे, ये बताइए, आज समाजवादी पार्टी की 37 सीट्स लोकसभा में हैं। भविष्य में क्या कभी आप उम्मीदें देखते हैं अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है
और मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, और उन्होंने, दुश्मन भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे अच्छा काम किया जो अब तक के मुख्यमंत्री हुए हैं, वर्तमान में भी और पहले जो मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें अखिलेश यादव का काम एक नंबर पे है। विरोधी भी कहते हैं इस बात को। तो अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री इंशाल्लाह एक वक्त आएगा बनेंगे। हमारी दुआएं हैं कि अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी जी बनेंगे या पहले अखिलेश यादव जी बनेंगे? अरे राहुल गांधी बनने लायक हैं, अखिलेश यादव भी बनने लायक हैं, इंडिया गठबंधन में कई लोग प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। और फिलहाल अभी हमारे सामने 2027 है। अखिलेश यादव जी को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो इंशाल्लाह बनेंगे 2027 में। उत्तर प्रदेश की जनता वोट का, इलेक्शन का इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार से त्रस्त जनता, महंगाई से, बेरोजगारी से, गुंडागर्दी से, बुलडोजर राज को जनता हटाना चाहती है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता बनाना चाहती है, इंशाल्लाह बनेंगे। एक आखिरी सवाल, न्यूयॉर्क सिटी आप जानते होंगे सर, वहां पर एक जोहरान मामदानी नाम के शख्स हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और लोग उनको समाजवादी कह रहे हैं। उनका न्यूयॉर्क मेयर की रेस में आना आप अपनी विचारधारा के विस्तार के रूप में कैसे देख रहे हैं? नहीं, समाजवाद का मतलब ये है कि जो लोग, समाजवाद की बुनियाद ये है कि जो आगे हैं आगे रहें, लेकिन जो पीछे उनको आगे लाके खड़ा किया जाए, सबको बराबरी दी जाए। तो वहाँ जो ममदानी साहब न्यूयॉर्क में मेयर की रेस में हैं, हमारी दुआएं शुभकामनाएं साथ हैं। और मेरे ख्याल से पूरा भारत चाहता है, चूँकि भारतीय मूल के हैं, तो वो न्यूयॉर्क के मेयर बने और एक इतिहास बनाए। हमारी दुआएं उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको समय देने के लिए, बिजी शेड्यूल में रहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब, जिन्होंने हमें तमाम सामाजिक रूप से उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में कैसे क्या बदलाव हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जो इनका विजन है, इनकी पार्टी का जो विजन है, उनको लेकर के तमाम मुद्दों पर इन्होंने बहुत ही मुखरता से हमारे सवालों का सारा जवाब दिया। अगला कार्यक्रम कहीं और से किसी और के साथ, कैमरामैन एलन के साथ, काशिफ जैदी, लखनऊ।